सभी को गुड मॉर्निंग। शिव जी, मनीष, सौरभ, प्रांजल, कांता, रोहन, प्रियंका, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग जो 2 दिन गैप हुआ है क्लास में, उसमें उस समय को यूटिलाइज करते हुए आपने जो भी हमारा सिलेबस हो गया है उसका आप तैयारी किए होंगे। 2 दिन आप रिवाइज किए होंगे पूरा, यही उम्मीद है मेरे को। और जो आजीविका चल रहा है वो भी आपका रिवीजन में होगा। साथ साथ रिवीजन करते जाइएगा, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो आपको वापस रिकॉल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो साथ साथ पढ़ते हुए जाना है। आज से हम ग्रामीण विकास स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रामीण विकास आपके पेपर में 30 नंबर का वेटेज रखता है, जिसमें पूरे आप बोल सकते हो कि योजनाओं से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं चल रही हैं, वही पेपर में आपसे ग्रामीण विकास वाली जो आपका एक पार्ट है उसमें पूछा जाएगा। और इसमें जितनी भी वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, जो वर्तमान में चल रही हैं वहां से आपसे पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से जो क्लास चालू हो रही है उसमें सब अच्छे से ध्यान दीजिएगा जो क्लास में हो रहा है, और साथ साथ उसको पढ़ते हुए चलिएगा और बार बार रिवीजन करते हुए चलिएगा, क्योंकि योजनाओं में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी होंगी जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। क्योंकि योजनाएं हैं, योजनाओं का जो पक्ष है कि कौन कैसे होता है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो रटने वाली चीजें हैं, किसके लिए क्या पात्रता है, इस योजना का क्या उद्देश्य है, वो जब सब चीजें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जो समझाने वाला है वो मैं समझाऊंगा, और आप इतना पूरा कोशिश करूंगा कि एक योजना जो भी हम पढ़ रहे हैं उस योजना के जितने भी चीजें हो सकती हैं वो चीजें मैं आपको यहां पर पूरा क्लियर कराऊंगा। जो आपके मन में जो भी डाउट आता है कि ये इसको कौन क्रियान्वित करता होगा, क्या करता होगा, कहाँ आवेदन होता है, अगर आवेदन के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होगा, ये सब चीजें आपको मैं यहां पर क्लियर करवा दूंगा। सूरज जी, आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, क्लास में नंबर दिया है कि अगर किसी को डाउट होता है तो आप नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो। मैंने स्पेशली क्लास में नंबर दिया है, अगर आपने नंबर क्लास अच्छे से देखी होगी तो उसमें नंबर मैंने दिया हुआ है। और चैट सेक्शन इसलिए ऑफ किया हुआ है क्योंकि वहां पर पढ़ाई से ज्यादा फालतू की बातें ज्यादा होती हैं। ठीक, तो अब क्लास में भी आप इधर उधर की अब बात नहीं करेंगे, आपको मैंने नंबर दिया हुआ है क्लास में। आप पंचायती राज की क्लास देखेंगे तो पंचायती राज की क्लास में आपको नंबर भी है, तो आप वहां पे जाकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चैट में पूछने से अच्छा आप सीधा व्हाट्सअप करेंगे तो सीधा हमारे पास ही आएगा, तो आप वहीं पे आकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्लास चालू करने से पहले मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूं, उस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। ठीक, जैसे कि पहली चीज नोट्स की बात, तो आपको उस क्लास के शुरू में ही मैं बता दे रहा हूं, नोट्स मैं पर क्लास का डेली बना रहा हूं। ठीक, हर क्लास का नोट्स जो है मैं क्लास के पहले डेली बना के आऊंगा, क्योंकि चीजें अपडेट हुई हैं तो उसको अपडेट करना है। तो अगर मैं जल्दबाजी में पूरा नोट्स एक साथ बना के आपको दूं और जल्दबाजी में कि ये सब चीज छोड़ दूं, तो आपको नोट्स में बाद में मैं रोज अपडेट कराते रहूंगा कुछ कुछ, तो आपको ही दिक्कत आएगी कि कितनी बार नोट्स को हम प्रिंट निकालें। तो डेली यहां पर जो क्लास होगी उसका नोट्स आपको मिलेगा, तो कोई स्टूडेंट ये मैसेज ना करे कि सर हमको पूरा नोट्स एक साथ दे दो। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन तो यही है। दूसरा, क्लास के बाद आपका नोट्स उसमें पीडीएफ डल जाएगा अनाउंसमेंट सेक्शन में, तो वहां से अगर आपको लगता है कि आज की क्लास का हमको प्रिंट निकालना है तो आज की क्लास का निकालिए,
अगर आपको लगता है कि एक टॉपिक पूरा हो जाएगा तब निकालना है, वो आपकी मर्जी है, तब निकालिए। लेकिन उसी लिए आप यहां पर बार बार चैट सेक्शन में वही वही चैट में आप नहीं बोलेंगे कि हमको नोट्स चाहिए सर, ये चाहिए, ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। अब आप लोगों को भी पढ़ते हुए यहां पर 1 महीने के करीब हो गया है। तो अब ये सब चीजों को आपको भी सीखना है कि आपको चैट सेक्शन में ये टाइम खराब करने वाली बातें नहीं करनी है। दूसरी चीज, चैट में कोई आपसी बात नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो मैं आपको पता ही है, जैसे ही हमारा कोई भी चीज टॉपिक खत्म होता है मैं आपसे पूछता ही हूं कि आप लोगों को कुछ डाउट है कि नहीं है। वहां पर आप इस डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक, कोई स्पेशली आपस में बात करते हुए कि सर ये क्या है, ये क्या है, भाई पहले टॉपिक खत्म होने देना। आगे की चीजें दौड़ने की कोशिश मत करना कि आगे ये होगा कि नहीं होगा, मैं अभी पूछ लेता हूं। तो वो चीजें मत करना जिससे क्लास में रिदम टूटता है। आप लोगों की रिदम से ज्यादा हमारी भी रिदम आवश्यक है उसमें। हमारे को भी अगर किसी टॉपिक को पढ़ाना है तो हमारी भी रिदम उसमें होनी चाहिए। तो उसको पूछ पूछ के आप हमारी और खुद की दोनों की रिदम खराब करने की कोशिश मत करना। हाँ, आपका जो डाउट रहेगा वो मैं पूछूंगा, तब पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाउट के अलावा ये सब चीजों में टाइम खराब मत कीजिएगा। हमारे भी जरूरत जो टाइम है कीमती है, आपके लिए तो और टाइम कीमती है। क्लियर? तो ये सब चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब सब बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं, तो अब हम बिना किसी देरी के जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब कोई चैट में ध्यान नहीं देगा, अब आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है क्लास में होना चाहिए। तो आज से जो हम टॉपिक ग्रामीण विकास में स्टार्ट करेंगे वो है मनरेगा का टॉपिक। मनरेगा के टॉपिक से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। अभी तक जब भी एडीओ का पेपर हुआ है 3 से 4 क्वेश्चन मनरेगा से पूछे गए हैं। तो यहां पर आज की क्लास में पूरी मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको जो भी चीजें मनरेगा के बारे में बताऊं उन चीजों को मैं क्रिस्टल क्लियर करूं कि आपको मनरेगा से रिलेटेड कोई भी डाउट मन में ना रहे। अब देखिए, मनरेगा क्या है, आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने की एक योजना है। ठीक है, योजना आप बोल सकते हो, गारंटी है। इसके पहले भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं, लेकिन उन योजनाओं में यह था कि अगर उसका लाभ लाभार्थियों को मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कोई गारंटी की बात नहीं थी कि आपको रोजगार मिलेगा ही। मनरेगा अपने आप में विश्व की एक ऐसी पहली योजना है जो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रम करने के लिए रोजगार देने के लिए गारंटी देती है। और यह गारंटी है कि अगर आपको आपके परिवार को जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, अगर उसको साल में 100 दिन का मिनिमम रोजगार तो देना ही है, पूरे परिवार को मिलाकर, एक आदमी को नहीं, पूरे परिवार को मिलाकर 100 दिन का रोजगार तो देना ही है कम से कम। और अगर वो रोजगार नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, तो आपको उसके बदले क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इससे आपका क्या समझ आ रहा है कि आपको किसी भी हालत में रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार नहीं भी मिल रहा है तो बेरोजगारी भत्ता तो दिया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी आजीविका के लिए साधन उपलब्ध कराने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए रोटी कपड़ा मकान ये सब उपलब्ध कराने के लिए, ताकि वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर पाए, उसके लिए मनरेगा योजना, जो कि पहले नरेगा के नाम से जानी जाती थी और 2009 में जाकर मनरेगा नाम दिया गया, इस योजना को भारत सरकार ने प्रारंभ किया। तो ये एक ओवरव्यू है। अब हम चलते हैं एक्चुअल योजना में कि योजना कब से स्टार्ट हुई, किन किन जिलों से स्टार्ट हुई, छत्तीसगढ़ में कौन से जिले पहले चरण में शामिल हुए, कौन से जिले दूसरे चरण में शामिल हुए और कौन से जिले तीसरे चरण में शामिल हुए। तो यहां से अब आपका जो है मेन मनरेगा का क्लास स्टार्ट होता है। और आपको हेडिंग आपने पढ़ लिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या आप इसको बोल सकते हो ये एक प्रकार का गारंटी दे रहा है ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं। कई बच्चों का ये डाउट आता है
क्या ये योजना शहरी क्षेत्रों में नहीं लागू होती? तो शहरी क्षेत्रों में योजना लागू नहीं है। ऐसे शहरी क्षेत्र, ऐसे जिले जहां की पूरी जनसंख्या नगरी है, ऐसे जिले जहां की पूरी जनसंख्या नगरी है, उन जिलों में ये योजना चालू नहीं है। क्लियर? ऐसे कोई भी जिले जिनकी पूरी की पूरी जनसंख्या नगरी क्षेत्र में रहती है, वहां ऐसे जिलों में आपका मनरेगा योजना लागू नहीं है। सबसे पहली चीज आपको यही जानना है। नाम क्या है? ग्रामीण है, यानी ये ग्रामीण क्षेत्र में। अगर किसी जिले में ग्रामीण और नगरी दोनों है तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार रहेगा। तो ऐसे जिले जहां की 100% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती, वहां पर ये योजना लागू नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको यही जाननी चाहिए। क्लियर? तो अब अगर हम इसका परिचय देख लें कि आपका मनरेगा योजना के बारे में परिचय देखें, तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मनरेगा योजना 2005 7 सितंबर 2005 को जारी की गई। यानी मनरेगा योजना आपके राजपत्र में कब प्रकाशित हुई है? 7 सितंबर 2005 को राजपत्र में मनरेगा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस समय सरकार किसकी थी भाई? इस समय सरकार कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। और अगर आप यहां पर बात करें कि इस समय राष्ट्रपति कौन था, तो इस समय राष्ट्रपति थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम। प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो मनरेगा योजना आपकी, याद रखिएगा, मनरेगा योजना आपकी कब? 7 सितंबर 2005 को राजपत्र में प्रकाशित की गई है। और 7 सितंबर 2005 के बाद अगर मैं बात करूं, 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को सोनिया गांधी के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इस योजना की शुरुआत की गई। यानी ये योजना तो प्रकाशित कब हुई थी? 7 सितंबर 2005 को। लेकिन इस योजना का प्रारंभ कहां से हुआ पूछा जाए तो 2 फरवरी 2006 को इस योजना का प्रारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया गया। सोनिया गांधी गई थी मनमोहन सिंह के साथ, सोनिया गांधी ने इस योजना को प्रारंभ किया था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं मनरेगा योजना के पहले चरण की, तो मनरेगा योजना पूरे देश में एक साथ लागू नहीं की गई। मनरेगा योजना को ट्रायल बेसिस में पहले देश के 200 जिलों का चयन किया गया और उस 200 जिलों में इस मनरेगा योजना को लागू किया गया। जब इन 200 जिलों में मनरेगा योजना ने अच्छे से काम किया तो उसके बाद इसको दूसरे चरण और तीसरे चरण में अन्य जिलों तक बढ़ाया गया। तो अगर यहां पर मैं बात करूं मनरेगा योजना की, तो मनरेगा योजना का आपका बोल सकते हो कि 2 फरवरी 2006 से मनरेगा योजना छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ हो गई थी। और पहले चरण में जब 200 जिलों का चयन किया गया तो उस समय छत्तीसगढ़ के 11 जिलों का चयन किया गया था जहां पर मनरेगा योजना को प्रारंभ किया गया। तो यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनरेगा योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले शामिल थे, या द्वितीय चरण में कौन कौन से जिले शामिल थे, या तृतीय चरण का तो आपको पूछेगा नहीं, पहले और दूसरे चरण का ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं मनरेगा योजना की, तो मनरेगा योजना के अगर मैं प्रथम चरण की बात करूं, तो प्रथम चरण में अगर मैं देखूं तो टोटल 11 जिले शामिल थे। मनरेगा योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ से टोटल 11 जिले शामिल थे। क्लियर? भारत की बात करूं तो भारत में टोटल 200 जिलों में मनरेगा योजना पहले चरण में प्रारंभ हुई थी। क्लियर? और छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में। अगर मैं संभाग वाइज बात करूं तो सरगुजा संभाग के कौन कौन से जिलों में मनरेगा योजना पहले चरण में प्रारंभ हुई, तो सरगुजा संभाग के अगर मैं जिला देखूं तो 3 जिले थे। कोरिया सेकंड जिला था आपका सरगुजा, और तीसरा जिला था आपका जसपुर। तो सरगुजा संभाग के 3 जिलों में आपकी पहले चरण में मनरेगा योजना प्रारंभ हुई। अगर इसी के नीचे आऊं तो बिलासपुर संभाग मिलता है, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में अगर मैं बात करूं तो आपका रायगढ़ और बिलासपुर, ये 2 जिलों में प्रारंभ हुई थी मनरेगा योजना पहले चरण में। अगर मैं इसी के नीचे आऊं, रायपुर संभाग देखूं, तो रायपुर संभाग के धमतरी जिले में प्रारंभ हुई सबसे पहले, रायपुर संभाग में धमतरी जिला। अगर मैं इसके और बाजू में जाऊं, दुर्ग संभाग देखूं,
तो दुर्ग संभाग के राजनांदगांव और साथ में कबीरधाम, राजनांदगांव और कबीरधाम, ये दो जिलों में दुर्ग संभाग में प्रारंभ हुई पहले चरण में। और अगर मैं नीचे जाऊं बस्तर संभाग तरफ, तो बस्तर संभाग के 3 जिले, पहला बस्तर, दूसरा है दंतेवाड़ा और तीसरा है कांकेर। तो अगर आप देखेंगे 3, 2, 5, 6, 2, 8, 3, 11, टोटल 11 जिले में आपके प्रथम चरण में मनरेगा योजना प्रारंभ हुई। कब से प्रारंभ हुई है भाई? 2 फरवरी 2006। अगर कभी भूले भटके आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनरेगा योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किस जिले से की गई थी? 11 जिले में तो ये ठीक है एक साथ चालू हुआ, लेकिन मेन कहां पे इनोग्रेशन हुआ था इसका? तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में, राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में इस योजना की शुरुआत हुई थी। क्लियर? तो अगर भारत में पूछा जाए भारत में कहां से शुरुआत हुई थी, तो आपको पता है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। याद है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। और छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव से ये आपकी योजना स्टार्ट हुई। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। पहली चीज, मनरेगा योजना जो है ऐसे जिलों में लागू नहीं होती। मनरेगा योजना ऐसे जिलों में लागू नहीं होती जहां की जनसंख्या पूरी तरीके से शहरी है, यानी नगरीय जनसंख्या। उन जिलों में मनरेगा योजना लागू नहीं होती। सेकंड चीज, मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार की गारंटी देती है। ऐसे लोगों को रोजगार की गारंटी देती है जो अकुशल श्रम करना चाहते हैं। अकुशल श्रम का मतलब यह है जी ऐसा कोई कार्य जिसको करने के लिए कोई कुशलता की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि कुआं खोदना या ये आपका तालाब के लिए खोदना या कुछ ऐसी योजना, मतलब ऐसे कार्य जिसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती उन कार्यों को करने के लिए। क्लियर है? तो ये आपका मनरेगा योजना के पहले चरण की बात हो गई। मनरेगा योजना भारत में 200 जिलों से स्टार्ट हुई, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद के आंकड़े ये नहीं होना चाहिए दूसरे चरण में कब से कितने उसमें लागू हुआ पूरे भारत में, ये सब आपके पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हर चीज का पहला चरण इंपॉर्टेंट होता है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के तीनों चरण आपको पता होना चाहिए। भारत का तीनों चरण आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, भारत का पहले ही चरण पूछा जाएगा। बाकी का आपको पता होना चाहिए कि दूसरा चरण तीसरा चरण में छत्तीसगढ़ में कहां कहां लागू हुआ। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि मनरेगा योजना जो है 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ के आपको पता होना चाहिए प्रथम चरण में 11 जिले शामिल थे जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। अगर मैं बात करूं जब इन जिलों पर अच्छे से काम हो गया तो इस योजना को और एक्सटेंड किया गया और एक्सटेंड करते हुए दूसरा चरण प्रारंभ किया गया 1 अप्रैल 2007 से, यानी अगले ही वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2007 में इस योजना को और आगे बढ़ाया गया। भारत लेवल में 100 से ज्यादा जिलों का चयन किया गया और यहां पर छत्तीसगढ़ से 4 जिलों का चयन हुआ जिसमें इस योजना को और एक्सटेंड किया गया। कौन कौन से जिले थे? तो एक जिला आपको पता है रायपुर संभाग में अब 2 जिलों में और बढ़ाया गया, एक है रायपुर और एक है महासमुंद। और बिलासपुर संभाग में 2 जिलों में और इस योजना को बढ़ाया गया, जांजगीर चांपा और कोरबा। यानी 4 जिलों में दूसरे चरण में इस योजना को एक्सटेंड किया गया। तो याद रखिएगा सेकंड चरण में 4 जिले में और इन योजना को बढ़ाया गया। तो पहले 11 जिले थे, फिर 4 जिले और ऐड हो गए, तो दूसरा चरण आते आते आपके टोटल 15 जिले में मनरेगा योजना लागू हो गई। कब से? 1 अप्रैल 2007 से। तो दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले थे? टोटल 4 जिले थे, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। क्लियर? इसके बाद जो है अगले साल 1 अप्रैल 2008 आया और छत्तीसगढ़ के बाकी जितने भी जिले थे सब जिलों में इस योजना को लागू कर दिया गया। यानी तीसरे चरण में जो बाकी बचे हुए जिले उनके नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, पहला और दूसरा चरण याद कर लीजिए, बाकी जितने बचे वो तीसरा ही चरण में होगा। तो तीसरे चरण में अब ये योजना जो है 1 अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ के हर जिले में लागू कर दी गई। अब जो नए नए जिले बन रहे हैं हर जिले में ये लागू है। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं तीसरे चरण में आपसे नहीं पूछा जा सकता क्योंकि तीसरा चरण हर जिले लागू। अब नए नए जिले बनेंगे तो नए नए जिले बनेंगे, उन जिलों को पुराने जिले से टूटकर ही तो नया जिला बन रहा है, तो उसमें भी ऑटोमेटिक वो योजना चले जाएगी। तो इसी के लिए आपसे
तीसरा चरण ना पूछ के वो क्या पूछेंगे, सेकंड और फर्स्ट चरण के बारे में आपसे पूछेंगे, क्योंकि वो फिक्स है। लेकिन तीसरा चरण में जो है नए नए जिले बनते जा रहे हैं, तो ये योजना और एक्सटेंड होती जा रही है। तो इसलिए आपसे तीसरा चरण ना पूछ के क्या करेंगे, पहला और दूसरा चरण पूछेंगे जो कि फिक्स है। क्लियर? तो याद रखिएगा, भारत में पहले चरण में 200 जिलों का चयन हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के टोटल 11 जिलों का चयन किया गया पहले चरण में। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2007 को दूसरा चरण चालू हुआ, उसमें 4 जिलों का चयन किया गया। टोटल 11 + 4 15 हो गए, और बाकी जितने बचे जिले थे वो तीसरे चरण में चले गए। क्लियर? और तीसरे चरण से वो लागू हुआ। व्यापम ने हाल ही में एक पेपर लिया था, हाल ही में तो बोल नहीं सकते, 1 साल पहले की बात है, उसमें पूछा था कि नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, यानी नरेगा योजना के नाम के आगे महात्मा गांधी कब जोड़ा गया, यानी नरेगा कब मनरेगा बनी। तो ये है आपका 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर क्या किया गया, मनरेगा किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये पेपर की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया। तो नरेगा का नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका एक मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा कि मनरेगा योजना वर्तमान में छत्तीसगढ़ के हर जिले में लागू है। सेकंड चीज, पहले चरण में 11 जिले, सेकंड चरण में 4 जिले, थर्ड चरण में पूरे जिलों में लागू कर दिया गया। तो इतनी चीज मनरेगा के लिए आपके लिए परिचय में इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति अकुशल श्रम करना चाहता है उसको जो है रोजगार की गारंटी देती है। और रोजगार की गारंटी, अगर उनको रोजगार किसी भी हालत में नहीं मिल पा रहा है तो वो बेरोजगारी भत्ता पाने के भी हकदार होते हैं। तो इतनी चीजें आपकी मनरेगा के परिचय के लिए याद रखिएगा। योजना 7 सितंबर 2005 को राजपत्र में प्रकाशित हुई। चालू कब से हुई? 2 फरवरी 2006 से चालू हुई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लागू हुई, और हमारे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के डोंगरगांव जिले से इसको राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र से इसको स्टार्ट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका एक मोटा मोटी परिचय। आपको यहां से एक क्वेश्चन, इतनी 5 लाइन में आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा ही। तो ये 5 लाइन आपको पता होनी चाहिए, जो जो मैंने बताया, इसमें कोई डाउट वाली भी बात नहीं है, एक तो एकदम सिंपल सी बात है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। मनरेगा योजना का परिचय हो गया। अब मनरेगा योजना की हम उद्देश्य की बात करते हैं। सब अपने मन में कुछ भी डाउट है उसको अंदर रखिएगा, निकालिएगा नहीं। आपकी जितनी भी मन में डाउट आएंगे ना, सब नीचे आपको मिल जाएगा, बस आप अपने आप को संयम रख के देखिएगा। ठीक, चलिए उद्देश्य क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना है। अब भाई मनरेगा योजना के अंतर्गत क्या होगा भाई, अगर एक परिवार में ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं जो वयस्क व्यक्ति हैं और अकुशल श्रम करने के लिए तैयार हैं, तो उस पूरे परिवार को मिलाकर 100 दिन का रोजगार आपको उस परिवार को उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे मिल पाए, और उनसे उसी ग्रामीण क्षेत्र में काम भी करवाया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जब काम करवाया जाएगा तो गांव की एक संपत्ति भी तैयार होगी, चाहे तालाब हो, कुआं हो, कुछ भी निर्माण करवाया जाए तो गांव की एक संपत्ति तो बनेगी नहीं। तो यही इसी चीज के लिए बोला गया है कि मनरेगा योजना का क्या उद्देश्य है। पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको रोजगार की, आजीविका चलाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्तियों का निर्माण कराना, ये मनरेगा योजना का एक मेन उद्देश्य है। अगर यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, इस चीज में आप कहीं कंफ्यूज मत होइएगा कि मनरेगा योजना में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लेते हैं कोई एक परिवार है, उस परिवार में 4 वयस्क सदस्य हैं। मान लेते हैं एक परिवार है, उस परिवार में 4 वयस्क सदस्य है, और उसके नाम मैं मान लेता हूं, एक का नाम रोहन है, ठीक है, रोहन, सोहन, रितिका, कुछ भी मैं नाम ले रहा हूं, और ये पूजा। ये 4 लोग हैं उस परिवार में जो गांव में रह रहे हैं, और बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चों का नाम नहीं जोड़ा जाता, केवल वयस्क लोगों का। तो ये 4 लोग गांव क्षेत्र में रह रहे हैं और ये अकुशल श्रम करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा श्रम करना चाहते हैं जिसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, और मनरेगा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो ये 4 लोगों का एक साथ
ये 4 लोगों का क्या होगा, एक साथ एक जॉब कार्ड बनेगा। एक 4 लोगों का एक साथ क्या बनेगा भाई, जॉब कार्ड बनेगा। ठीक, अब जॉब कार्ड इनका बन गया। जॉब कार्ड में ये चारों का नाम होगा, जॉब कार्ड में इन चारों का नाम होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि ये 4 में से अब इनको जॉब कार्ड मिलकर गया, अभी मैं देखेंगे जॉब कार्ड बनाने की क्या प्रक्रिया, वो सब नीचे देखेंगे। अब ये जॉब कार्ड बनवा लेंगे, किससे बनाएंगे वो सब हम पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत से, ये सब हम पढ़ेंगे, बस आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं। अब ये जॉब कार्ड इन्होंने अप्लाई किया, इनका जॉब कार्ड बन गया, एक जॉब कार्ड में चारों का नाम आ गया, क्योंकि परिवार के 4 सदस्य थे, वयस्क सदस्य, चारों का नाम इसमें आ गया। अब देखिए, अब यहां पे ये जो 4 सदस्य हैं, इनमें से जो भी रोजगार पाना चाहता है, इन चारों में से जो भी इस श्रम को करना चाहता है वो काम के लिए अप्लाई करेगा। जो भी श्रम को करना चाहता है वो काम के लिए अप्लाई करेगा। और मान लेते हैं ये दोनों लोग काम के लिए अप्लाई किए, ये दोनों लोग काम के लिए अप्लाई किए, तो जरूरी नहीं कि ये दोनों लोगों को मिलाकर एक साथ 100 दिन का रोजगार वहीं पर दे देंगे। हो सकता है पहले 30 दिन का रोजगार इनको यहां पर मिले, 30 दिन का रोजगार इनको यहां पर मिले, बचा है 70 दिन और। अब ये काम 30 ही दिन का था, 30 दिन का उनको रोजगार मिल गया। अब इसके बाद वो काम खत्म हो गया, इनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे को काम चाहिए। तो फिर ये काम करने के लिए 4 में से इन 2 लोग आए। अब ये 2 लोग अपील किए कि हमको काम करना है। अब गवर्नमेंट ने इनको जो है मिलाकर 50 दिन का रोजगार यहां पर दे दिया, दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर, रोहन और सोहन को मिलाकर 30 दिन दिए। हो सकता है रोहन को 15 दिन दिया हो, सोहन को 10 दिन दिया हो, या दोनों को मिलाकर अलग अलग 30 दिन दे दिए, तो हम यहां पर इसको 60 दिन काउंट कर लेंगे। याद रखना, अगर रोहन को 30 दिन का मिल गया, सोहन को 30 दिन मिल गया, तो हम परिवार को 60 दिन का रोजगार मिल गया मान लेंगे। लेकिन अगर इसको 15 दिन मिला, इसको 15 दिन मिला, तो इन दोनों का मिलाकर 30 दिन रोजगार हुआ। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस परिवार में जितने सदस्य जो अकुशल श्रम करना चाहते हैं, उनको मिलाकर 100 दिन का रोजगार देना है गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं कि रोहन को अलग 100 दिन का मिलेगा, सोहन को 100 अलग दिन का मिलेगा, या रितिका या पूजा को 100 दिन अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी जिनका भी जॉब कार्ड वहां पर बनेगा, उस जॉब कार्ड में जितने भी वयस्क सदस्यों का नाम होगा, उनको मिलाकर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर मान लेते हैं इसमें से जो जॉब कार्ड बना है ये चारों का बना, और पूजा जो है वो अकुशल श्रम अभी नहीं करना चाहती, और इन 3 लोगों ने ही अप्लाई किया कि हमको अकुशल श्रम करना है, तो इन तीनों को मिलाकर 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट देगी। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होगा कि रितिका 100 दिन अलग करेगी, सोहन 100 दिन, रोहन 100 दिन अलग, ऐसा नहीं है। पूरे परिवार जिनका जॉब कार्ड बना है, उन परिवार में जॉब कार्ड में जिनके नाम होगा, उनको मिलाकर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर उसमें से जितने लोग जॉब कार्ड बना है उसमें से कोई अप्लाई नहीं किया जॉब के लिए, उसमें से कोई एक जन जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, 2 जन नहीं किया, तो जो बाकी बचे उनको मिलाकर 100 दिन का मिलेगा। और ऐसा नहीं कि 100 दिन का रोजगार एक साथ मिल जाएगा, उसको टुकड़ों टुकड़ों में भी दिया जा सकता है। 30 दिन, 20 दिन, 15 दिन, ऐसे ऐसे करके टुकड़े में भी बांट कर दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहां पर बात क्या है? कुल मिलाकर यहां पर बात यह है कि एक परिवार में जितने वयस्क सदस्य हैं, उन वयस्क सदस्यों को मिलाकर 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। समझ आ गए यहां पर ये बातें? सबको बात समझ आ गई कि एक व्यक्ति को पूरा 100 दिन नहीं मिल रहा, पूरे परिवार के लोगों को मिलाकर 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। ये चीज को दिमाग में हमेशा रखिएगा। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, श्रम दिवस किसको बोलते हैं? ये चीज याद रखिएगा, श्रम दिवस किसको बोलते हैं, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। नहीं तो आगे ये वर्ड यूज होंगे ना, श्रम दिवस, तो आपको ये दिक्कत आएगा। जैसे कि इसको रोहन को 15 दिन काम मिल गया, सोहन को 10 दिन काम मिल गया, रितिका को जो है 10 दिन काम मिल गया, तो इस परिवार को कितने श्रम दिवस का काम मिल गया? 15, 10, 25, 10, 35। तो श्रम दिवस कितना हो गया? 35। यानी श्रम दिवस का मतलब यह होता है कि कितने लोगों को अब तक रोजगार दिया गया है। क्लियर? जैसे कि एक दूसरा परिवार है, दूसरा परिवार है, उसमें भी 4 सदस्य थे, उन चारों को मिलाकर मान लेते हैं गवर्नमेंट ने 30 दिन का अभी तक रोजगार दे दिया है।
तो टोटल कितना श्रम दिवस हो गया रोजगार के लिए? 35 + 30 ऐसा जोड़ देंगे। यानी ऐसा है कि जितने लोगों को रोजगार मिलेगा, एक दिन का रोजगार मिलेगा तो एक श्रम दिवस गिना जाएगा। यानी एक व्यक्ति को मिल रहा है तो एक श्रम दिवस। सेम दो लोग हैं, एक मैं हो गया और एक कोई और हो गया, हम दोनों को एक एक दिन का रोजगार मिल गया, तो टोटल श्रम दिवस कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि एक मेरा हो गया, एक इसका हो गया। अरे भाई अभी रुको ना, अभी मिल रवि जी अभी संयम रखिए, अभी हमको पहले बेसिक समझने दीजिए। अभी आपको नीचे 150 200 सब आएगा, थोड़ा सा बेसिक आपको मैंने इसलिए क्लास के शुरू में बोला, थोड़ा सा संयम रखेंगे आप। क्लियर है? श्रम दिवस का मतलब जितने लोगों को रोजगार दिया गया वो श्रम दिवस है भाई। अगर एक आदमी को 2 दिन का रोजगार मिल गया तो 2 श्रम दिवस हो गया। मेरे को एक दिन मिला और दूसरे वाले को एक दिन मिला तो ये भी 2 श्रम दिवस रोजगार में हो गया। समझ रहे हो कि श्रम दिवस का मतलब अगर आपसे पेपर में वैसे तो पूछे नहीं जाएगा, अगर यहां पर आप आगे एक डाटा जब पढ़ेंगे तो डाटा में क्या आएगा? टोटल 2 करोड़ श्रम दिवस का, टोटल 2 करोड़ श्रम दिवस का रोजगार दिया गया, टोटल 2 करोड़ श्रम दिवस का रोजगार दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भाई कि जैसे कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, इसको 2 दिन का काम मिला, इसको भी 2 दिन का काम मिला, तो श्रम दिवस कितना हो गया? श्रम दिवस हो गया 4। वैसे ही एक आदमी सी है, उसको 3 दिन का काम मिला, तो टोटल श्रम दिवस कितना हो गया? 3 2 5 2 7 हो गया। यानी एक व्यक्ति को 2 दिन का काम मिला तो वो 2 श्रम दिवस काउंट हो जाएगा। यानी जितने व्यक्ति जितने दिन काम करेंगे वो सबको श्रम दिवस काउंट कर लिया जाएगा। तो 2 करोड़ श्रम दिवस का मतलब क्या हुआ? 2 करोड़ श्रम दिवस का मतलब यह हुआ कि अभी तक हमने एक एक दिन जो भी व्यक्ति काम कर रहे सबको मिलाते जाएंगे और टोटल 2 करोड़ लोगों को, या 2 करोड़, इसमें 2 करोड़ का मतलब टोटल 2 करोड़ दिन काम दिया गया उनको। 2 करोड़ दिन का मतलब अगर एक ही दिन में वो 5 लोग काम कर रहे हैं तो 5 श्रम दिवस गिन लिया जाएगा। जैसे एक दिन 10,000 लोग काम करने आए, एक दिन 10,000 लोग काम करने आए, काम तो ये एक ही दिन कर रहे हैं, लेकिन इसको काउंट कितना कर लिया जाएगा? 10,000 श्रम दिवस। काम तो वो एक ही दिन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस दिन 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो काउंट हो जाएगा, हर का एक एक काउंट हो जाएगा, 10,000 श्रम दिवस काउंट हो गया। तो जो एक परिवार है उसको तो 100 दिन का रोजगार मिलना ही है मनरेगा योजना के अंतर्गत, लेकिन जहां पर श्रम दिवस वर्ड का प्रयोग आएगा तो श्रम दिवस का मतलब आपका यहां से मैंने समझाया है कि एक दिन में अगर 10,000 लोग भी काम कर रहे हैं तो सबका एक एक दिन काउंट करके इसको 10,000 श्रम दिवस बोल दिया जाएगा कि 10,000 श्रम दिवस लोगों को मतलब 10,000 श्रम दिवस दिया गया, 10,000 लोगों को काम दिया गया, इस तरीके से। तो श्रम दिवस का मतलब यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि जितने लोग टोटल काम किए हैं, भले एक आदमी 2 बार काम किया होगा तो 2 श्रम दिवस गिन लिया जाएगा उसको। तो श्रम दिवस का मतलब एक दिन में अगर 10,000 लोग भी काम कर रहे हैं तो इसको 10,000 श्रम दिवस काउंट कर लिया जाएगा, हर का एक एक श्रम दिवस काउंट करके इसको एक दिन में 10,000 श्रम दिवस काउंट किया जाएगा। समझ आ रहा है सभी को? तो श्रम दिवस जब भी बोला जाएगा तो श्रम दिवस का मतलब यह है भाई कि वहां पर एक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति उसको जितने दिन का काम मिला होगा उतना श्रम दिवस काउंट हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहां पर? क्योंकि एक व्यक्ति को 100 दिन देना है, मतलब एक परिवार को, तो 500 परिवार है तो 500 के 500 परिवार को 100 दिन का देना है ना भाई, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका वही श्रम दिवस आ जाएगा। तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें यहां पर समझ आनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर आते हैं, जो यहां पर हमारा डेटा है क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को जो अकुशल मानव श्रम हेतु तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना मनरेगा योजना का सबसे पहला उद्देश्य है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो यहां से राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से
महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 दिन की जो थी, यहां पर भारत सरकार ने क्या बोला है, कम से कम 100 दिन का रोजगार देना है। इससे ज्यादा आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 100 दिन का रोजगार देना है। और जो कम से कम 100 दिन का रोजगार देना है, इसका भुगतान भारत सरकार करती है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बोला 100 दिन नहीं, हम 150 दिन का रोजगार देंगे, तो भाई जो 100 दिन का रोजगार है उसका व्यय भारत सरकार करेगी। अब जो एक्स्ट्रा 50 दिन का रोजगार मिल रहा है, इसका व्यय कौन करेगा भाई, राज्य सरकार करेगी। जो एक्स्ट्रा 50 दिन का आपका मजदूरी बनेगा वो कौन देगा, राज्य सरकार देगी। तो कुल मिलाकर आपको क्या चीज समझ आया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है कम से कम। अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने इस 100 की जगह 50 दिनों को एक्स्ट्रा किया और बोला कि हम कम से कम आपको 150 दिन का रोजगार देंगे, तो छत्तीसगढ़ सरकार जो 50 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दे रही है उसका वहन छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं करेगी। ये आपको ये वाला पॉइंट बता रहा हूं। और कब से 150 दिन का रोजगार दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार, 2013-14 से। 2013-14 से आपको छत्तीसगढ़ सरकार 150 दिन का रोजगार दे रही है। आगे देखते हैं, वन अधिकार पट्टा धारकों परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अभी मैंने आपको जब पंचायती राज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि यहां पर सरकार क्या कर रही है, वन अधिकार पट्टा दे रही है। ठीक है, वनों में जो वन क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको वन अधिकार पट्टा दे रही है, जैसे कि वहां से वो वनोपज का संग्रहण कर पाए या वो अपनी जमीन में वहां खेती कर पाए, कुछ भी कर पाए, तो उनके लिए वन अधिकार पट्टा जारी कर रही है। तो जिनको वन अधिकार पट्टा मिला हुआ है उनको भारत सरकार 100 दिन की जगह 150 दिन का रोजगार दे रही है। याद रखिएगा, उनको भारत सरकार 100 की जगह 150 दिन का रोजगार दे रही है। ऐसा नहीं कि इसमें 50 दिन राज्य सरकार का ऐड है, नहीं, इसमें 150 दिन पूरे के पूरा भारत सरकार इनको दे रही है रोजगार। क्लियर है? तो याद रखिएगा, वन अधिकार पट्टा धारकों परिवारों को 150 दिन का रोजगार मिलेगा। अब ऐसे कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि छत्तीसगढ़ सरकार इसमें 50 दिन और एक्स्ट्रा देके इनको 200 दिन का कर देगी, नहीं भाई, 150 दिन मिल रहा है और 150 का 150 दिन भारत सरकार इनको पे कर रही है। क्लियर है सभी को? तो वन अधिकार पट्टा धारकों को 150 दिन का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है, इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ग्रामीण आवास निर्माण के लिए मनरेगा योजना के साथ के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस का कार्य अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जा रहा है। यानी मनरेगा योजना के अंतर्गत आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना को भी मनरेगा से टाई अप किया गया है। क्यों टाई अप किया गया भाई? मनरेगा योजना का लाभ कौन ले रहे हैं? मनरेगा योजना का लाभ जो अकुशल श्रम करना चाहते हैं, और दूसरी चीज क्या, वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और उनके पास कोई रोजगार का साधन भी नहीं होता, तो उनके पास आवास हो ये तो गारंटी है नहीं कि आवास उनके पास है कि नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या किया जा रहा है, अगर कोई परिवार जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, ठीक, जॉब कार्ड उनका बना हुआ है और वो जॉब कार्ड के साथ उनका कोई अभी घर भी नहीं है या वो किराए में रह रहे हैं या कुछ टूटा फूटा घर में रह रहे हैं, तो उनको पक्का आवास प्रदान किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो वो व्यक्ति को घर, अगर वो मनरेगा का मजदूर है और वो व्यक्ति स्वयं अपने घर का निर्माण करना चाह रहा है, तो उसको 90 दिन का सामान्य क्षेत्रों में अतिरिक्त, यानी 100 के अलावा प्लस 90, 190 दिन का रोजगार दिया जाएगा अगर वो 90 दिन में उसको अपना घर का निर्माण करना है तो। और वही पहाड़ी क्षेत्र में उसको 95 दिन का अतिरिक्त दिया जाएगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 150 दिन है, तो 150 प्लस 90 जोड़ दीजिए और आपका पहाड़ी क्षेत्र में 150 प्लस 95 जोड़ दीजिए। यानी कि आपको कोई व्यक्ति जो मजदूरी का काम कर रहा है और मजदूरी के काम कर रहा है और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको आवास निर्माण का भी काम मिला है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको आवास आवंटित हुआ है तो वो मनरेगा योजना के साथ साथ अगर अपना आवास भी निर्माण करता है तो उसको अतिरिक्त 90 दिन का और रोजगार दिया जाएगा एक्स्ट्रा। पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा। तो बस आपको इतना पेपर में पूछा जाएगा, आपको इतना गणित के अलावा पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि अगर कोई मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे आवास निर्माण के लिए सामान्य क्षेत्रों में कितने अतिरिक्त दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आपका आंसर होगा 90 दिन का। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में पूछा जाए तो 95 दिन का। तो ये बस इतना बस याद रखिएगा, ज्यादा कैलकुलेशन में जाएंगे तो उतना जितना
लंबा सोचेंगे उतना आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। तो हमेशा बस याद रखिएगा, अतिरिक्त कितने दिन का रोजगार मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, सामान्य क्षेत्र में 90 दिन का, पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिन का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? तो यहां पर आपका मनरेगा योजना का जो पॉइंट है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब कई बच्चे के मन में जो सूखा वाला, जब मैंने यूट्यूब में भी पढ़ाया था तो कई बच्चे सूखा वाला पॉइंट पूछते थे कि सर सूखा वाला जो 200 लोग 200 दिन का दिया जा रहा था, वो उस समय हमारे यहाँ सूखा पड़ा हुआ था। ठीक है, वो वहां पर सूखा पड़ा हुआ था। तो सूखा पड़ा हुआ था, तो सूखा जब पड़ता है तो उसके लिए एक अलग पार्ट होता है, उसको मैं नीचे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो सूखा होता है, सूखा पड़ता है तो कब सूखा पड़ता है तब एक्स्ट्रा दिन दिया जाता है, ये मैं आपको नीचे पढ़ाऊंगा, तो उसका भी कोई टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, वन अधिकार मीनाक्षी जी मैंने बताया हुआ है, अगर आप पंचायती राज की क्लास देखिए, पंचायती राज में जाकर मैंने बताया हुआ है, जब मैंने राजस्व ग्राम और वन ग्राम पढ़ा रहा था वहां पर बताया हुआ है मैंने। ठीक, चलिए, तो ये जो पूरे फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज आपको, हाँ हाँ प्रमोद जी, पूरे परिवार को मिलाकर 100 दिन का मिलेगा। चलिए, ये उद्देश्य हो गया, इसके अंतर्गत हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बता दिए। अब देखिए पात्रता, कौन परिवार इसके लिए मनरेगा योजना के लिए पात्र है, अब वो हम देख लेते हैं। कौन परिवार मनरेगा योजना के लिए पात्र है, अब हम ये देख लेते हैं। ठीक, तो यहां पर हाँ, अतिरिक्त दिन भारत सरकार देगी प्रिया जी, जो 90 और 95 है वो भारत सरकार के ही नियम है। चलिए, अब हम देखते हैं पात्रता। अब चैट में कोई ध्यान नहीं देंगे, अब सीधा यहां पर इसमें ध्यान देंगे। क्या बोल रहे हैं कस्तूरी सर, सीजी के 50 दिन को अलग से इसमें टोटल करके काउंट नहीं करेंगे, टोटल करके अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ में 150 प्लस 90 ऐड हो जाएगा, 150 प्लस 90 ऐसा। और भारत के अगर छत्तीसगढ़ में 150 दिन है इसलिए आप 150 से काउंट कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार तो 100 दिन का ही दे रही है ना, तो छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो 150 प्लस 90 या 150 प्लस 95 हो जाएगा। ठीक, लेकिन भारत की बात करें तो 100 प्लस 90, 100 प्लस 95। चलिए, अब देखते हैं यहां पर पात्रता की बात करें। पात्रता की अगर हम बात करें, अब ध्यान दीजिएगा सब यहां पर, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीजें चालू है, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा बाद में। ठीक, चलिए, केंद्र शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र हैं। यानी गांव में रहने वाले सभी लोग, गांव में रहने वाले सभी लोग जो अकुशल श्रम करना चाहते हैं, सभी वयस्क लोग जो हैं इस योजना के लिए पात्र हैं। याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवार के वयस्क सदस्य इस योजना के लिए पात्र हैं। आगे देखिए, योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए एक परिवार पात्र होगा। 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि किसी को 30 दिन दे रहे हैं, किसी को 20 दिन दे रहे हैं, तो ऐसे मिलाकर टोटल 100 दिन होना चाहिए, एक व्यक्ति का अलग से 100 दिन नहीं, मिलाकर 100। अगर वो उस परिवार में 4 सदस्य और 3 रोजगार नहीं लेना चाहते, केवल एक लेना चाहता है, तो उसको पूरा 100 दिन मिलेगा। लेकिन अगर उसमें सभी तैयार है कुशल श्रम करने के लिए, तो सबको मिलाकर 100 दिन दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति को जो रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं, 100 दिवस की सीमा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। यानी एक परिवार के जितने लोग रोजगार के लिए अप्लाई करते हैं, उनको मिलाकर 100 दिन का रोजगार भारत सरकार दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार प्लस 50 कर दीजिए, 150 दिन का रोजगार दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। इस हेतु अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब यह देख लीजिए कि मनरेगा योजना के लिए क्या पात्रता है। पहला, परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना चाहिए। परिवार को, जो भी परिवार अप्लाई करना चाहता है मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए, तो वो ग्राम पंचायत, जिस भी ग्राम पंचायत में वो रह रहा है, वो ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसका नाम वहां पर मतदाता सूची में आना चाहिए, तभी उसको वहां का स्थायी निवासी माना जाएगा। तो परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना बेहद जरूरी है, कि वो परिवार उस ग्राम पंचायत की मतलब वहां पे ग्राम पंचायत में रहता है और उसका नाम वहां पे आना चाहिए, मतदाता सूची जो भी हो उसका नाम वहां पर वेरीफाई होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज, उस क्षेत्र का, ग्राम पंचायत क्षेत्र का वो स्थानीय निवासी परिवार होना चाहिए। सेकंड चीज,
स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन में परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों का विवरण देना होगा। अब जो परिवार रोजगार पाना चाहता है वो ग्राम पंचायत में जाएगा और ग्राम पंचायत में अपना पंजीयन करवाएगा और वहां से जॉब कार्ड प्राप्त करेगा। उस जॉब कार्ड में सभी वयस्क सदस्यों का नाम आएगा और जितने वयस्क सदस्य परिवार के हैं उनका पूरा विवरण दिया जाएगा, कौन किसका पति कौन किसकी पत्नी है, पूरा विवरण वहां पर दिया जाएगा। तो और उनका घर का एड्रेस क्या है, आधार कार्ड, ये सब वहां पे लगता है। तो क्या चीज है, स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन में परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों का विवरण देना होगा। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत से परिवार को रोजगार परिवार कार्ड प्राप्त करना होगा। रोजगार परिवार कार्ड क्या है भाई, जॉब कार्ड। ठीक है, रोजगार परिवार कार्ड क्या है भाई, जॉब कार्ड। तो यहां से क्या मिलेगा, अब इन लोग अपना यहां पर नाम देंगे तो ग्राम पंचायत उनको क्या करेगी भाई, जॉब कार्ड बना कर देगी। ग्राम पंचायत क्या करेगी, जॉब कार्ड बना कर देगी। आगे देखिए, रोजगार परिवार कार्ड के आधार पर अकुशल मानव श्रम करने हेतु आवेदन देना होगा। अब जब जॉब कार्ड प्राप्त हो जाएगा तो जॉब कार्ड प्राप्त करने के बाद अकुशल श्रम के लिए वो आवेदन देंगे, वो भी ग्राम पंचायत में ही देंगे कि हम ये अकुशल श्रम करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं, याद रखेगा बार बार, जॉब कार्ड में परिवार के सभी वयस्क लोगों का नाम होगा। जॉब कार्ड में परिवार के सभी वयस्क लोगों का नाम होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जॉब कार्ड में जिनके जिनके नाम है वो सभी श्रम करना चाहे, ये जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, जॉब कार्ड में जिनके जिनके नाम है वो जरूरी नहीं कि वो सभी लोग ही वो कुशल श्रम करना चाहे, ये जरूरी नहीं है। तो याद रखिएगा, इनमें से जो अप्लाई करेगा कि मेरे को काम चाहिए उसको काम उपलब्ध कराया जाएगा। अगर इस चार में से ये नीचे वाला अप्लाई नहीं कर रहा है कि मेरे को काम नहीं चाहिए, तो बाकी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मिलेगा, उनको मिला के 100 दिन का रोजगार मिलेगा। समझ आ रहा है? तो याद रखिएगा कि यहां पर क्या चीज बोल रहा है भाई, रोजगार परिवार कार्ड के आधार पर अकुशल मानव श्रम करने हेतु आवेदन देना होगा। अब ये जॉब कार्ड बनने के बाद अब काम भी करना है तो जाकर अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, भी मेरे को काम चाहिए। तो ये ग्राम पंचायत में जाकर अप्लाई करते हैं, जॉब कार्ड के साथ दिखाते हैं, ये देखो मेरा पंजीयन है इस मनरेगा योजना के अंतर्गत, मेरे पास ये जॉब कार्ड है, मेरे को अकुशल श्रम करना है, तो उसके लिए एक फॉर्म भराते हैं, वो फॉर्म भर के वहां पे दे देते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद 15 दिन के अंदर उनको रोजगार उपलब्ध कराना होता है। तो ये आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या, जिसको रोजगार चाहिए वो ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है भाई, अब उसको जाकर अपना जो भी परिवार के जितने भी वयस्क सदस्य हैं उनका पंजीयन करवाया जाएगा, उसके आधार पर एक जॉब कार्ड मिलेगा। जॉब कार्ड मिलने के बाद उनको रोजगार के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उनको जाकर रोजगार मिलेगा। क्लियर है यहां तक सभी को? अब यहां पर एक नोट लिखा है, नोट को पढ़ लेते हैं, और नोट से पेपर में क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो मैं यहां पर नोट में लिखा हूं, नोट से यहां पर पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एक परिवार का एक जॉब कार्ड बनता है रश्मि जी, एक परिवार का एक जॉब कार्ड बनता है। जैसे कि आपका राशन कार्ड बना होगा तो राशन कार्ड में भी आपने देखा होगा परिवार के जो लोग हैं जिनका विवाह नहीं हुआ उनका सबका नाम एक साथ बढ़ता है। आपने देखा है ना, परिवार के जो लोग हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, आपके माता पिता साथ में साथ परिवार के वो सभी बच्चे जिनका की विवाह नहीं हुआ, उनका जो राशन कार्ड एक साथ बनता है ना, वैसे यहाँ पे जॉब कार्ड बनता है। चलिए नोट में देख लेते हैं क्या है। ऐसी महिलाएं जो कि परिवार के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा रोजगार हेतु आवेदन करती हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राथमिकता किसको रोजगार देना है भाई, महिलाओं को। याद रखिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, मनरेगा योजना के अंतर्गत किसको प्राथमिकता दी जाएगी जॉब के लिए, महिलाओं को। याद रखिएगा। आगे देखिए, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों में से कम 1/3 महिलाओं को लाभान्वित किया ही जाए। यानी कि जो महिलाएं, पहले तो महिलाओं को प्राथमिकता देना है, और यह भी देखा जाएगा कि जितने लोगों को काम दिया गया है उसमें से कम 1/3 महिलाओं को ही काम मिला हो, उसमें से कम 1/3 महिलाओं को काम दिया हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऐसी महिला जो कि परिवार के अंतर्गत पंजीकृत है तथा रोजगार हेतु आवेदन करती है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों में से कम 1/3 महिलाएं लाभान्वित हो। यानी कि जो भी आवेदकों ने यहां पर अपना प्रस्तुत किया है, आप बोल सकते हैं आवेदन, उसमें से कम 1/3 महिलाओं को रोजगार मिल जाए, यहां पर ये
प्रमुख है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यह है कि इसमें प्राथमिकता किसको दी जा रही है? मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्राथमिकता ज्यादा दी जा रही है। तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत किसको प्राथमिकता दी जा रही है, तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक और देख लीजिए, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है नोट में। यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत कोई अपंग व्यक्ति है, अपंग का मतलब विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, वो आवेदन करता है तो उसे उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाएगा। यानी यहां पर कोई विकलांग या अपंग व्यक्ति अगर वो भी कोई काम करना चाहता है तो उसकी योग्यता के अनुसार, जो भी दिव्यांग व्यक्ति है वो किस तरीके से दिव्यांग है वो तो देखा जाएगा ना भाई, कि उनके पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, किस चीज की दिक्कत है। तो अपंग व्यक्ति अगर आवेदन करता है तो उसकी योग्यता के अनुसार उनको वहां पर क्या दिया जाएगा? काम दिया जाएगा। तो इससे आपकी क्या स्पष्ट हो गई भाई चीज, कि दिव्यांग व्यक्ति को भी क्या दिया जा सकता है? मनरेगा योजना के अंतर्गत काम उपलब्ध किया जाता है। ये चीज याद रखेगा। प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? महिलाओं को प्राथमिकता यहां पर मिल रही है, लेकिन अपंग व्यक्ति भी यहां पर रोजगार पाने के अगर इच्छुक हैं और वो उनकी योग्यता के अनुसार अगर उनको काम के लिए वो इच्छुक है तो उनको वो काम उनकी योग्यता के अनुसार प्रोवाइड कराया जाएगा। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जॉब कार्ड का अधिकार, जॉब कार्ड के लिए कहां कहां पे अपील की जाती है, वो सब चीज हम देख लेते हैं। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है पेपर में। यहां पर मैं आपको जो भी नाम यूज होगा, कार्यक्रम अधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, मैं सब बताऊंगा कि कौन व्यक्ति उस काम को करता है, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें थोड़ी सी स्पष्ट रहें, आपको याद करने में आसानी हो। तो अब यहां पर देख लेते हैं जॉब कार्ड का अधिकार। जॉब कार्ड का अधिकार क्या चीज है? प्रत्येक गृहस्थी के वयस्क सदस्य जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को, जिसकी अधिकारिता में वे निवास करते हैं, अपने नाम, आयु और गृहस्थी के पते, कार्य कार्ड जारी करने के लिए अपनी गृहस्थी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को जॉब कार्ड बनवाना है, अपने परिवार के लिए जॉब कार्ड बनवाना है, तो वो क्या करेगा? उस परिवार के जितने भी वयस्क सदस्य होंगे उसका आवेदन कहां पे जमा करने जाएगा भाई? ग्राम पंचायत में। तभी तो ग्राम पंचायत उनका पंजीयन करेगी और पंजीयन करके उनको जॉब कार्ड जारी करेगी। तो याद रखिएगा, पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जॉब कार्ड कौन बनाता है या जॉब कार्ड के लिए कहां अप्लाई करना पड़ता है, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत में वो व्यक्ति जिस ग्राम पंचायत में रह रहा है उस ग्राम पंचायत में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कहां अप्लाई करना पड़ेगा? ग्राम पंचायत में अप्लाई करना पड़ेगा। वो जिस ग्राम पंचायत में रह रहा है, जिस उसका नाम जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, उस ग्राम पंचायत में वो अप्लाई करेगा। सेकंड देखिए, ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी करे। अब ग्राम पंचायत को वो आवेदन दिया तो ग्राम पंचायत उसको वेरीफाई करेगी कि नहीं, कि ये हमारे यहाँ रह भी रहे कि नहीं रह रहे, उसका नाम देखेगी, आधार कार्ड जो भी है वो सब चेक करेगी कि हमारे यहाँ रह भी रहे कि नहीं रह रहे। तो ग्राम पंचायत को जो भी जांच करना है वो जांच करेगी और उसके बाद वो जिस दिन आवेदन किया होगा उसके आवेदन के 15 दिन के भीतर उसको ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी कर देगी। याद रखिएगा, आवेदन के कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर उसको जॉब कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति अप्लाई किए है, जो परिवार, उनको क्या कर दिया जाएगा? जॉब कार्ड जारी कर दिया जाएगा। कब? आवेदन देने की तारीख से 15 दिनों के भीतर। आगे देखते हैं, परिवार रोजगार कार्ड जारी होने के दिनांक, यानी जॉब कार्ड जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष के लिए वैध होगा। यानी एक जॉब कार्ड अगर बनता है तो वो सीधा 5 साल के लिए जॉब कार्ड बन जाता है। एक बार जॉब कार्ड बनने से उसकी अवधि कितनी रहेगी? 5 साल तक वो जॉब कार्ड चलेगा। आगे देखिए, एवं प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद 1 महीने के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा नवीनीकृत किया जाएगा। यानी कि एक बार जब जॉब कार्ड बनेगा तो उस जॉब कार्ड से आप 5 साल तक काम पा सकते हैं, लेकिन जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने के भीतर क्या करेगी ग्राम पंचायत? वो नया जॉब कार्ड उनको जारी करेगी, यानी नवीनीकृत कर देगी उस जॉब कार्ड को, और 1 महीने के भीतर आपको फिर से नया जॉब कार्ड जारी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या है, एक बार जॉब कार्ड बनने से वो कितने महीने चलता है भाई? ये कितने साल चलेगा? 5 साल के लिए वैलिड है। 5 साल जैसे ही खत्म होगा, 1 महीने के भीतर ग्राम पंचायत उसे नया जॉब कार्ड जारी कर देगी। आगे देखिए, परिवार रोजगार कार्ड प्राप्त ना होने पर जारी किए गए किसी भी परिवार रोजगार कार्ड पर अथवा परिवार रोजगार कार्ड की प्रविष्टि पर आपत्ति होने पर कोई भी आपत्तिकर्ता
संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। जैसे कि मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, जॉब कार्ड आपको 15 दिन में मिल जाएगा। अब जॉब कार्ड 15 दिन में नहीं मिला, ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि 15 दिन में आपको जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है, तो जॉब कार्ड नहीं मिलेगा तो आप अपील कहां कर सकते हो, सरपंच के पास अपील कर सकते हो। अगर आपको जॉब कार्ड मिला और जॉब कार्ड में जो नाम लिखे हैं उसमें कुछ मिस्टेक आ गई, या जो पता वता लिखा है उसमें कुछ मिस्टेक आ गई, तो जॉब कार्ड में जो भी मिस्टेक है उसकी भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो, किसके पास, सरपंच के पास। क्लियर है? यानी अगर जॉब कार्ड में जो दी गई एंट्री है, एंट्री में कुछ गलती हो जाती है, या जॉब कार्ड आपको 15 दिन के भीतर जारी नहीं हो पाता, तो जो व्यक्ति जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किए थे, जो परिवार, वो जाकर अपील कर सकते हैं ग्राम पंचायत के सरपंच के पास, और सरपंच इस अपील को प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर यानी कि 7 दिन के भीतर आपत्ति का निराकरण करेगा और आपत्तिकर्ता को अवगत कराएगा। यानी कि एक बार अगर आपको जॉब कार्ड जारी हुआ तो 5 साल के लिए रहेगा, 5 साल के बाद 1 महीने के अंदर आपको ग्राम पंचायत नया जॉब कार्ड जारी कर देगी। सेकंड चीज, अगर आपको जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो कहां करोगे, ग्राम पंचायत में जाकर करोगे। ग्राम पंचायत उसमें जांच वाच करेगी और 15 दिन के भीतर आपको जॉब कार्ड जारी करेगी। लेकिन अगर ग्राम पंचायत 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड जारी नहीं करती तो आप कहां कंप्लेन कर सकते हो, ग्राम पंचायत के सरपंच के पास ही जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो कि हमको जॉब कार्ड जारी क्यों नहीं हुआ। ठीक है, जॉब कार्ड में जारी हुआ, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उस गलती के लिए भी आपत्ति आप कहां दर्ज कर सकते हो, सरपंच के पास आपत्ति दर्ज कर सकते हो। अब सरपंच के पास जब आपत्ति जाएगी तो सरपंच 1 सप्ताह के भीतर यानी 7 दिन के भीतर उस आपत्तिकर्ता को जानकारी देगा, या तो जॉब कार्ड जारी करवा देगा, जॉब कार्ड जारी नहीं हुआ है, या अगर उसमें कुछ सुधरवाना है, कुछ गलती है, तो सुधरवा के नया जॉब कार्ड 7 दिन के भीतर वो पूरा जो भी है फाइनल कर लेगा। अब देखिए, अब ग्राम पंचायत का सरपंच कुछ नहीं कर पाया, वो कुछ कारण बोल रहा है कि नहीं भाई हमको जॉब कार्ड जारी नहीं करना है, कुछ प्रॉब्लम है, उसने जांच किया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, लेकिन आपको लगता है नहीं आप सही हो, जो सरपंच बोल रहा है वो गलत है, तो आप सरपंच का भी जो फैसला होगा उसके विरुद्ध भी आप अपील कर सकते हो। कहां कर सकते हो, जो सरपंच जो भी फैसला देगा, जो भी निर्णय लेगा, या तो जॉब कार्ड दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है, आप उससे व्यथित हो, तो आप कहां अपील करने जा सकते हो, आप जो है कार्यक्रम अधिकारी के पास। याद रखिएगा, सरपंच के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कार्यक्रम अधिकारी को 7 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की जाएगी। कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है, जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इस मनरेगा योजना का आप बोल सकते हो कार्यक्रम अधिकारी है। कौन है कार्यक्रम अधिकारी? कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत का जो सीईओ होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, वो मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी होता है। तो अगर आप सरपंच के फैसले से व्यथित हो, आपको सरपंच का फैसला ठीक नहीं लग रहा है, तो सरपंच के फैसले आने के 7 दिन के भीतर आप कहां अपील कर सकते हो, उस ग्राम पंचायत, वो जो भी जनपद पंचायत के अंतर्गत वो ग्राम पंचायत आ रही है, आप उस जनपद पंचायत के सीईओ के पास अपील कर सकते हो। अब जो सीईओ है वो क्या करेगा, सीईओ भी जब आप जांच के लिए उसको बोलोगे तो सीईओ भी जांच की, जब आपको एप्लीकेशन दोगे तो उसके 7 दिन के भीतर जनपद पंचायत का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है वो निर्णय लेगा। अब वो आपको जॉब कार्ड जारी कर रहे हैं या नहीं, आप उससे भी व्यथित हो जा रहे हो, यानी हो सकता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कार्यक्रम अधिकारी आपके लिए जॉब कार्ड जारी करवा दे, या आपके जॉब कार्ड में जो गलती थी उसको सुधरवा दे, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आप उसके निर्णय से भी संतुष्ट ना हो। तो अगर आप कार्यक्रम अधिकारी के भी निर्णय से संतुष्ट नहीं हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसके निर्णय आने के 7 दिन के भीतर आप फिर अप्लाई कर सकते हो उससे ऊपर। उससे ऊपर कौन होता है, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य कार्यक्रम अधिकारी या कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी भी बोलते हैं। तो वही चीज यहां पर लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है कि कार्यक्रम अधिकारी यथोचित जांच उपरांत 1 सप्ताह में अपील का निराकरण करेगा, और कार्यक्रम अधिकारी के निर्णय से व्यथित व्यक्ति अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष 7 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता है। अब ये भाई अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होता है, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जो होता है वो जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। अतिरिक्त आपका जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन है, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक आपका जिला पंचायत का सीईओ होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो आप वहां पर अपील कर सकते हो। अब वहां पे जब अपील करोगे तो वो अपील प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर वो भी निर्णय लेगा, और अब जो वो निर्णय लेगा वही आपका अंतिम निर्णय होगा, यानी 1 सप्ताह के भीतर वो भी निर्णय लेगा, वो भी अंतिम निर्णय होगा। तो अगर हम इसको यहां पर एक चार्ट के फॉर्म में अगर हम देखना चाहें इसको, तो आप इसको इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सबसे पहले आप कहां पे जॉब कार्ड के लिए
आपको अप्लाई कहाँ पे करना है भाई? जॉब कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है ग्राम पंचायत में। जॉब कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है ग्राम पंचायत में। अब ग्राम पंचायत आपको क्या करेगी भाई? 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड बनाकर देगी। ग्राम पंचायत आपको क्या करेगी? 15 दिन के भीतर यहां पर आपको बोल सकते हो जॉब कार्ड बनाकर देगी। अब देखिए, ग्राम पंचायत 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड बनाकर दे रही है, उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड बना के देगी। अब लेकिन जो यहां पर उन्होंने जॉब कार्ड बनाकर दिया है उसमें कुछ प्रविष्टि गलत हो गई, या जो आपको जॉब कार्ड बनाकर नहीं दे रही है, तो आपको ऐसी स्थिति में 7 दिन के भीतर, जब आपको वो 15 दिन कंप्लीट होगा उसके 7 दिन के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? सरपंच के पास अपील करनी पड़ेगी, ग्राम पंचायत के सरपंच के पास। अब सरपंच अपील प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर निर्णय देगा। सरपंच अपील प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर निर्णय देगा। लेकिन अगर आप सरपंच के निर्णय से भी खुश नहीं है तो आप 7 दिन के भीतर कहां अपील कर सकते हो? आप 7 दिन के भीतर जो है कार्यक्रम अधिकारी के पास अपील कर सकते हो। 7 दिन के भीतर आप कहां अपील कर सकते हो? कार्यक्रम अधिकारी के पास अपील कर सकते हो। अब ये कार्यक्रम अधिकारी 7 दिन के अपील प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर निर्णय लेगा। ये कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है भाई? जनपद पंचायत का सीईओ, जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी होता है। ठीक। अब ये कार्यक्रम अधिकारी जो निर्णय दिया, आप उस निर्णय से भी संतुष्ट नहीं हो, आप उस निर्णय से भी संतुष्ट नहीं हो, तो इसके निर्णय के 7 दिन के भीतर, इसके निर्णय के 7 दिन के भीतर आप जिला अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम समन्वयक इसके पास अपील कर सकते हो। या अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक बोल लीजिए या जिला अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक बोल लीजिए, बात एक ही है। 7 दिन के भीतर यहां अपील कर सकते हो। ये कौन होता है भाई? ये जिला पंचायत का सीईओ होता है। ये जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, सीईओ। अब ये अपील प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर ये भी निर्णय लेगा और जो निर्णय लेगा वही अंतिम निर्णय होगा। अगर वो यहां पर ही उसका काम निपट जा रहा है, उसका जॉब कार्ड बन जा रहा है या जो भी उसको प्रॉब्लम है सुलझ जा रहा है, तो उसको आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं है तब वो आगे जा रहा है, ये सब लेवल में तब वो जा रहा है। क्लियर है सभी को यहां तक बातें? सभी को समझ आ गया? अंतिम निर्णय किसका है भाई? जिला अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक का या अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक का अंतिम निर्णय, और वो कौन होता है? जिला पंचायत का सीईओ होता है। ठीक। ऐसे ही इसमें मनरेगा में एक और पोस्ट होती है जिला कार्यक्रम समन्वयक की। जैसे ये अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक है, वैसे ही एक जिला कार्यक्रम समन्वयक भी होता है, वो जिले का कलेक्टर होता है। ठीक, इतना बस याद रखिएगा। समझ आ रहा है ना सबको प्रॉपर? यहां तक जहां तक हुआ है सबको प्रॉपर समझ आ गया? जहां तक अभी तक हम पहुंचे हैं जॉब कार्ड की बारी तक, यहां तक सबको समझ आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के अब आगे देखते हैं। तो यहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सब लिख कर दे दिया आपको, टेंशन किसी चीज की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का। जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होता है? कलेक्टर होता है। ये सब चीजें मैंने यहां पर लिखकर आपको दे दी है, तो इसका भी आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है। आपको कस्तूरी जी मनरेगा के अंतर्गत ये लिख कर देगा, कार्यक्रम अधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, आपको ये लिखकर नहीं देगा। ये होते कौन है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन पेपर में आपको ये लिख कर देगा, कार्यक्रम अधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यक्रम समन्वयक, ये आपको पेपर में लिखाएगा। ठीक है। अलग अलग भी हो सकता है एकता जी, एक भी हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने क्लास जब जिला पंचायत पढ़ा रहा था तब मैंने आपको क्या बताया था कि जो जिला पंचायत का सीईओ होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है। तो कभी कभी कलेक्टर ही सीधा जाकर जिला आपका जिला पंचायत का सीईओ बन जाता है, या किसी अन्य आईएएस अधिकारी को भी जिला पंचायत का सीईओ बनाया जा सकता है। तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जॉब कार्ड को रद्द किया जाना। अगर कोई व्यक्ति जॉब कार्ड बनाया है
अब जॉब कार्ड को कब रद्द किया जा सकता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति के जॉब कार्ड को कब रद्द किया जा सकता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं शुरू से आपको एक एक चीज अच्छे से समझा रहा हूं भाई, ताकि आपको किसी भी लेवल में डाउट ना आए। तो जॉब कार्ड अब कब किसका रद्द किया जा सकता है, यह देख लीजिए। पहला, नियमित आधार पर और निश्चित रूप से कार्यों की मांग ना किए जाने पर या रिपोर्ट ना किए जाने के आधार पर किसी भी जॉब कार्ड को रद्द ना किया जाए। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति जॉब कार्ड बना लिया है, कोई व्यक्ति जॉब कार्ड बना लिया और वो जॉब कार्ड बनाने के बाद रोजगार के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहा है, तो उसके जॉब कार्ड को इस कारण से कभी भी रद्द नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया था ये भी कि जॉब कार्ड में जिसका जिसका नाम है सब अप्लाई कर रहे हैं रोजगार के लिए, मैंने बोला ना ये जरूरी नहीं है। तो अगर किसी का जॉब कार्ड बन गया है और वो जॉब कार्ड बनने के बाद वो परिवार रोजगार के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे जॉब कार्ड को रद्द नहीं किया जाएगा कि वो अप्लाई ही नहीं कर रहा है, तो जॉब कार्ड किस काम का। तो ऐसे लोगों के जॉब कार्ड को कभी रद्द नहीं किया जा सकता कि जॉब कार्ड बनने के बाद वो रोजगार के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। ऐसे कारण से जॉब कार्ड कभी भी रद्द नहीं होगा, याद रखिएगा, ऐसे कारण से कभी भी जॉब कार्ड जो है वो रद्द नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, अब जॉब कार्डों को विधिवत सत्यापन के बाद केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब, यानी जॉब कार्ड कब रद्द किया जाएगा, अब ये देख लीजिए, परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर चुका हो। अब जो परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहता था, अब वो पूरे का पूरा परिवार कहां चले गया है भाई, शहरी क्षेत्र में पलायन कर दिया है। अब वो ग्राम पंचायत से उसका नाम चले गया और वो नगरीय क्षेत्र में अब जाकर रहने लग रहे हैं स्थायी रूप से, वहीं पर बस गए हैं, वहीं पे अपना वो सब जो भी रजिस्ट्रेशन है, प्रमाण पत्र है, सब वहीं का बना लिए हैं। क्योंकि अब वो यहां से निकलकर स्थायी रूप से नगरीय क्षेत्र में चले गए, और आपको स्पेशली पता है कि मनरेगा योजना नगरीय क्षेत्र में लागू नहीं होती, तो जिस कारण क्योंकि वो ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी नहीं रह गया, अब वो नगरीय क्षेत्र में पलायन कर गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके जॉब कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। अब यहां पर कई बच्चों को यह डाउट भी हो सकता है कि एक जॉब कार्ड में 4 लोगों के नाम है, 4 लोगों के नाम है। अब इसमें से एक व्यक्ति जाकर नगरीय क्षेत्र में रहने लग गया और नगरीय क्षेत्र में ही जाकर वहां पर क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा है, और वहीं पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया कि अब वहीं पर निवासी बन गया, वहीं का, वहां के नगरीय क्षेत्र के वोटर आईडी में, उस वोटर लिस्ट में उसका नाम आने लग गया। तो भाई इस व्यक्ति, बाकी लोग तो यहीं पर रह रहे हैं, ये तो ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में गए नहीं है, तो इस जॉब कार्ड से केवल इस व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा क्योंकि वो नगरीय क्षेत्र में चला गया है। लेकिन जो बाकी परिवार है वो तो वहीं पर रह रहे हैं, तो उनका जॉब कार्ड रद्द नहीं होगा भाई, उनको जॉब कार्ड के तहत उसको जो है जॉब मिलेगा ही, रोजगार मिल सकता है। तो अगर पूरे का पूरा परिवार पलायन कर गया है नगरीय क्षेत्र में, तो जॉब कार्ड ही रद्द हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे देखिए, यह डुप्लीकेट जॉब कार्ड सिद्ध हो चुका हो। अब भाई कई लोग फर्जी जॉब कार्ड भी बनवा लेते हैं और जांच में पता चलता है कि वो गलत डॉक्यूमेंट देकर जॉब कार्ड बनवाए थे, उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कई लोग डुप्लीकेट देख के बना लेते हैं ना भाई। तो ऐसे जो डुप्लीकेट जॉब कार्ड सिद्ध हो जाएंगे, अगर डुप्लीकेट जॉब कार्ड है, ये जानकारी लग जाती जांच में, तो ऐसे जॉब कार्ड को भी कभी भी रद्द किया जा सकता है। अगला, इसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत किया गया हो, मैंने इसको आपको यहीं पर बता दिया वो चीज। अगला, यदि कोई परिवार दूसरी ग्राम पंचायत में पलायन कर जाता है, अगर एक ग्राम पंचायत से कोई परिवार दूसरी ग्राम पंचायत में चला जाता है, तो भाई उसका जॉब कार्ड तो ये ग्राम पंचायत का बना था, अब वो इस ग्राम पंचायत में चला जाता है, क्योंकि अब वो इस ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी बन जाएगा, तो उसको जॉब कार्ड इस ग्राम पंचायत का बनाना पड़ेगा। पहले वो ये जो ग्राम पंचायत में रह रहा था, तो इसका जॉब कार्ड इस ग्राम पंचायत का था, लेकिन अब वो इस ग्राम पंचायत को छोड़कर इस ग्राम पंचायत में चला गया, तो इसका जॉब कार्ड अब इस ग्राम पंचायत की जगह इस ग्राम पंचायत में उसको बनाना पड़ेगा। ये वाली ग्राम पंचायत का जॉब कार्ड उसका रद्द कर दिया जाएगा। अगर वो ये ग्राम पंचायत के स्थायी निवासी को छोड़कर वो इस ग्राम पंचायत का जाके स्थायी निवासी बन जा रहा है, तो उसका इस ग्राम पंचायत का जॉब कार्ड बनेगा, ये वाली ग्राम पंचायत का रद्द हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहां पर? तो याद रखिएगा, पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक परिवार एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में पलायन कर जाता है, तो उसका जॉब कार्ड, जो पुराना जॉब कार्ड था, वो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसका पुराना जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा। अगर वो नई ग्राम पंचायत गया तो उसको वहां जाकर वहां पे अप्लाई करके नया जॉब कार्ड बनाना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर पालिका या नगर निगम घोषित कर दिया जाता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को मौजूदा जॉब कार्ड दिखाए जाने पर मिलने वाली रोजगार की सुविधाएं बंद हो जाएंगी। ऐसे सभी जॉब कार्ड को स्वतः ही रद्द मान लिया जाएगा। अब देखें यहां पर क्या है, अभी अगर आपको पता होगा, चलिए मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताता हूं। एक हमारे यहाँ उमरपोटी ग्राम पंचायत पड़ती है, ठीक है, उमरपोटी नाम की एक ग्राम पंचायत पड़ती है,
उस ग्राम पंचायत को कल या परसों ही क्या किया गया, रिसाली नगर निगम में मिला दिया गया। जो उमरपोटी ग्राम पंचायत आ रही थी उस ग्राम पंचायत को क्या कर दिया गया, रिसाली नगर निगम में मिला दिया गया। तो जो उमरपोटी ग्राम पंचायत में जो लोग रह रहे थे, जिनके जॉब कार्ड बने होंगे, क्योंकि अब उनको रिसाली नगर निगम में मिला दिया गया तो उसके जॉब कार्ड ऑटोमेटिक क्या हो गए, रद्द हो गए, क्योंकि अब वो नगरीय क्षेत्र में पड़ गए, और नगरीय क्षेत्र में पड़ गए तो वहां पे मनरेगा योजना कार्यरत नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ, वो उमरपोटी के लोगों का जो भी ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड बना होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो गए, रद्द हो गए, क्योंकि अब वो रिसाली नगर निगम में आ गए। क्लियर। तो यही चीज यहां पर बताई जा रही। इसके अतिरिक्त यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर पालिका या नगर निगम घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को मौजूदा जॉब कार्ड दिखाए जाने पर मिलने वाले रोजगार की सुविधा बंद हो जाएगी और ऐसे जॉब कार्ड अपने आप स्वतः ही रद्द मान लिए जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को? ये वाले पूरे टॉपिक एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जॉब कार्ड कब रद्द किया जा सकता है? बताइए फटाफट, सबको एक क्रिस्टल क्लियर हो गए यहां पर? अच्छा, नेहा श्रीवास्तव जी उमरपोटी से, ये उमरपोटी से तो आपको पता होगा नेहा जी, प्रस्ताव में मुहर लग चुकी है। उमरपोटी अब जो है वो मिला दी गई है रिसाली नगर निगम में। चंचल जी हमको भावनाओं में नहीं बहना है, हमको क्या देना है चंचल जी, हमको भावनाओं में नहीं बहते हुए हमको जो नियम है उसको देखना है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं हम जॉब कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया, कि जॉब कार्ड कैसे रद्द किए जाते हैं उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, उसको देख लेते हैं। क्या है भाई, सभी मामलों में कार्यक्रम अधिकारी तथ्यों की निष्पक्ष जांच के पश्चात ग्राम पंचायत को जॉब कार्ड रद्द करने का निर्देश दे सकता है। यानी किसी भी जॉब कार्ड को निरस्त करना है तो किसके निर्देश पर ग्राम पंचायत निरस्त करेगी भाई, कार्यक्रम अधिकारी। और कार्यक्रम अधिकारी होता कौन है भाई, जनपद पंचायत का सीईओ। जनपद पंचायत का सीईओ ये आपका क्या होता है, कार्यक्रम अधिकारी होता है। जनपद पंचायत का सीईओ आपका क्या होता है, कार्यक्रम अधिकारी होता है। तो जांच कौन करेगा भाई कि वो जॉब कार्ड रद्द करना है कि नहीं, उसकी जांच कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा की जाएगी। और कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश देगा, ग्राम पंचायत को निर्देश देगा, और ग्राम पंचायत वो जॉब कार्ड को निरस्त करेगी। यानी ग्राम पंचायत स्वयं में सक्षम नहीं है किसी भी जॉब कार्ड को निरस्त करने के लिए। कब निरस्त कर सकती है, जब कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत को निर्देश दे कि उसके जॉब कार्ड को निरस्त करना है, तब वो निरस्त कर सकती है, यानी रद्द कर सकती है। तो कार्यक्रम अधिकारी तथ्यों की निष्पक्ष जांच के पश्चात ग्राम पंचायत को जॉब कार्ड रद्द करने का निर्देश दे सकता है। क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं, नामों को जोड़े जाने या हटाए जाने या रद्द किए जाने की समस्त कार्रवाई सार्वजनिक की जाएगी। यानी जब भी नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे, या उस जॉब कार्ड में किसी का नाम हटाया जाएगा या उस जॉब कार्ड में किसी का नाम जोड़ा जाएगा। जोड़ा कब जाएगा, मान लेते हैं कि एक बच्चा था, वो पहले वयस्क नहीं था, अब 18 साल उसकी आयु हो गई तो वो वयस्क हो गया। तो उसका नाम भी परिवार जॉब कार्ड में जुड़वाएगा ना भाई, कि उसको रोजगार चाहिए तो अपने जॉब कार्ड में उसका नाम जुड़वाएगा ना। तो जो भी नाम जॉब कार्ड से जोड़े जाएं या जो भी नाम जॉब कार्ड से हटाया जाए या किसी का नया जॉब कार्ड बनाया जाए या किसी का जॉब कार्ड निरस्त किया जाए, तो ये सभी जानकारी क्या है भाई, सार्वजनिक की जाएगी। और इसको कहां प्रस्तुत किया जाएगा भाई, ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये सभी जानकारी को ग्राम पंचायत क्या करेगी, ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा आम आदमियों की सभा, तो इसको कहां पे प्रस्तुत करेगी, ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करेगी। और इसकी सूचना कार्यक्रम अधिकारी को भी देगी। कि कार्यक्रम अधिकारी को क्यों सूचना दे रही भाई, आपने जो निर्देश दिया था वो जॉब कार्ड को हमने निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, तो जानकारी किसको देगी, कार्यक्रम अधिकारी को देगी। या अगर किसी का व्यक्ति का जॉब कार्ड में नाम जुड़ रहा है या हट रहा है, वो भी जानकारी कहां भेजी जाएगी, कार्यक्रम अधिकारी के पास, यानी जनपद पंचायत के सीईओ के पास। और इसके अलावा जो है आजकल आपको पता है मनरेगा योजना का भी डिजिटलकरण हो गया, डिजिटलीकरण हो चुका है, सब चीज आपको वेबसाइट में डाल दिया जाता है। तो इसके लिए मनरेगा योजना में एक MIS होता है। MIS क्या होता है भाई, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें भी जो भी जानकारी होती है उसको अपडेट यहां पर कर दिया जाएगा। यानी
कितने लोगों का जॉब कार्ड है, एक जॉब कार्ड किसका है, उस जॉब कार्ड में किसका नाम है, तो जॉब कार्ड रद्द करेंगे, निरस्त करेंगे या जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसको जो है इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS में अपडेट कर दिया जाएगा। यानी यहां पर आपको वो सब चीजें डिजिटल रूप में भी अपडेट कर दी जाएंगी। क्लियर है? तो यही यहां पर लिखा हुआ है, तथा इसे MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी अपडेट किया जाएगा। यही सब चीजें यहां पर लिखी हुई है। ठीक है। अगर कोई सिटी से नहीं, भाई प्रांजल जी आपको अगर गांव का मूल निवासी बनना पड़ेगा, अगर आप शहरी क्षेत्र को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र में बस जा रहे हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र में बस जा रहे हैं, तब आपका जॉब कार्ड वहां पे, अगर आप वहां के स्थायी निवासी बन जाएंगे, आपका मतदाता सूची में वहां पर नाम आ जाएगा, आप स्थायी निवासी बन जाएंगे, तब आपको जॉब कार्ड बन सकता है। लेकिन अगर आप पलायन कर रहे हैं और वहां पर केवल यही कर रहे हैं कि जॉब करने के नाम से आ रहे हैं, स्थायी निवासी वहां का नहीं बनना चाह रहे हैं, तो आपका जॉब कार्ड नहीं बनेगा। ठीक। संतोष जी, कोई भी नगरीय निकाय में बदल जाए, कोई भी नगरीय निकाय में, ग्राम पंचायत नगर पंचायत में बदल जाए, नगर परिषद में बदल जाए या नगर निगम में बदल जाए, कुछ भी हो, तो आपका जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा। यानी वो कोई भी नगरी, भाई नगरी नगरी होता है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो, नगर नगर होता है। ठीक। अरे गौतम जी, आपको अभी तो बताया, हिंदी में ही बताया। जिला कार्यक्रम समन्वयक जो होता है, जिला कार्यक्रम समन्वयक दो प्रकार के होते हैं, अभी आपको हिंदी में बताया, अभी आपको हिंदी में बताया, आपको तब भी वो लिख कर भी बताया। भाई एक होता है जिला कार्यक्रम समन्वयक, एक होता है जिला कार्यक्रम समन्वयक, एक होता है जिला कार्यक्रम समन्वयक, और एक होता है अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक। एक होता है कार्यक्रम अधिकारी, जिसको प्रोग्राम ऑफिसर बोलते हैं, जो आप पूछ रहे हैं। ये कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है भाई? ये कार्यक्रम अधिकारी आपका होता है जनपद पंचायत का CEO। ये कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है? ये जनपद पंचायत का CEO होता है। जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी बोला जाता है। याद रखिएगा, मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी किसको बोला जाता है? जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी बोला जाता है। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होता है? जिला पंचायत का CEO, जिला पंचायत का CEO। जिला पंचायत का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, उसको मनरेगा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक का दायित्व दिया गया है। यानी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होता है मनरेगा योजना के अंतर्गत? जिला पंचायत का CEO होता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होता है? जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर होता है, वो जिले का कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वयक होता है। एक चीज इसमें और याद रखिएगा, एक चीज अब इसमें जो बच्चों को डाउट हो रहा है, उसके लिए भी मैं और स्पष्टीकरण आपको दे देता हूं। उसके लिए भी एक और स्पष्टीकरण है। देखिए, कार्यक्रम अधिकारी एक अलग पोस्ट भी होता है, याद रखिए। कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा योजना के लिए एक अलग व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो आप लोगों को डाउट आ रहा है ना, उसके लिए ध्यान से सुनिएगा। कार्यक्रम अधिकारी एक अलग पोस्ट भी होता है, लेकिन अगर सरकार को कार्यक्रम अधिकारी के लिए कोई अलग व्यक्ति नियुक्त नहीं करना है, तो वो जनपद पंचायत के CEO को भी कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है, जब तक कोई इसमें अलग से अधिकारी ना बैठ जाए। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, जिसको डाउट आ रहा है ना, वो इसी चीज के लिए आपको डाउट आ रहा है, सुनिएगा। हमारे मनरेगा अधिनियम जो है 2005 वाला, उसमें क्या लिखा है? कार्यक्रम अधिकारी जो रहेगा, वो उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन अगर जब तक कार्यक्रम अधिकारी की अलग से नियुक्ति नहीं होती,
तो जनपद पंचायत का जो सीईओ है वही कार्यक्रम अधिकारी का कार्यभार संभालेगा। तो ये एक अलग व्यक्ति भी हो सकता है और ये अधिकारी भी ये भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि राज्य सरकार कोई अलग से व्यक्ति की नियुक्ति करना चाहती है कि नहीं चाहती। अगर नहीं करना चाहती तो इसको दायित्व सौंप दिया जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। क्योंकि वो अलग व्यक्ति कौन होगा वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको कार्यक्रम अधिकारी को अगर आपसे पूछा जाए जनपद पंचायत का सीईओ कार्यक्रम अधिकारी बनता है तो हाँ बनता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। 1 साल में 100 दिन का हेमलाल जी, 1 साल में 100 दिन का, ठीक। क्लियर है सभी को? एकता जी और कौन पूछा था भाई? हाँ गौतम जी को क्लियर हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़े, फिर यहां से आगे बढ़े। चलिए तो ये आपको टेबल आपको याद हो गया भाई, कौन क्या करता है सबको समझ आ गया है। चलिए अच्छा बोर्ड उस समय बंद हो गया था, लाइट चले गई थी, तो इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। चलिए यहां पर आपका ये सब चीजें हो गई। अब देखते हैं रोजगार की उपलब्धता। अब हम क्या देख लेते हैं? रोजगार की उपलब्धता क्या है? रोजगार की उपलब्धता, अब ये सब चीज देख लेते हैं जो आप लोगों को डाउट आता है। चलिए रोजगार की उपलब्धता, रोजगार की उपलब्धता प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर दी जाएगी। सबसे पहला पॉइंट, जो पहले रोजगार के लिए अप्लाई करेगा उसको पहले रोजगार दिया जाएगा, जो बाद में करेगा उसको बाद में मिलेगा। तो जिसका अप्लाई पहले होगा रोजगार के लिए उसको पहले ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध करवाएगी, जिसका बाद में होगा उसको बाद में मिलेगा। तो आपको रोजगार की उपलब्धता प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर दी जाएगी, आपको पता होना चाहिए। सेकंड देखिए, पंजीकृत परिवार का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में है योजना के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। यानी जॉब कार्ड में परिवार के जितने भी वयस्क सदस्यों का नाम है, परिवार के जितने भी वयस्क सदस्यों का नाम है, अगर इनको काम करना है तो ये अलग अलग, जिनको भी काम करना है वो अलग अलग काम के लिए अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, जिनको भी काम करना है वो अलग अलग काम के लिए अप्लाई करेंगे। अगर ए को करना है तो ए अलग अप्लाई करेगा, बी को करना है तो बी अलग अप्लाई करेगा, सी को करना है तो सी अलग अप्लाई करेगा, डी को करना है तो डी अलग करेगा। इन सबको काम जो दिया जाएगा वो मिलाकर कम से कम 100 दिन होना चाहिए। जो इनको काम दिया जाएगा वो पूरे को मिलाकर कम से कम 100 दिन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वो 150 दिन होना चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं यहां पर, तो वही बोल रहा है पंजीकृत परिवार का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में है योजना के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य करने आवेदन करने के लिए हकदार होगा और ऐसे सभी आवेदनों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाएगा। तारीख युक्त रसीद दी जाएगी और उसकी कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट की जाएगी। यानी वो जिस दिन अप्लाई करेगा, वो जिस दिन काम के लिए अप्लाई करेगा, तो जिस दिन अप्लाई करेगा तो उसको रसीद दी जाएगी ना भाई, तभी तो हमको पता चलेगा 15 दिन कहां से काउंट होना है। तो जिस दिन वो अप्लाई करेगा, जब अप्लाई करने जाएगा तो उसको एक रसीद दी जाएगी कि भाई तूने इस दिन अप्लाई किया है, और साथ ही साथ रसीद के साथ साथ उसको कंप्यूटर में भी एंट्री दिखाई जाएगी, जो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहां पर एंट्री दिखाई जाएगी कि फलाना जॉब कार्ड से इस व्यक्ति ने अप्लाई किया है। ठीक है, फलाना जॉब कार्ड से रमेश ने अप्लाई किया, फलाना जॉब कार्ड से रोहन ने अप्लाई किया, ऐसा करके वो वहां पे कंप्यूटर में उसकी प्रविष्टि करवाई जाएगी। आगे देखिए, कार्य की मांग के पंजीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। कितने दिन के भीतर भाई? 15 दिन के भीतर। कब 15 दिन के भीतर? जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है काम के लिए, जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है काम के लिए, तो उस दिन की जो रसीद मिलेगी, रसीद मिलने के 15 दिन के भीतर उसको काम उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन रसीद मिलने के 15 दिन के भीतर अगर उसको काम उपलब्ध नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई? बेरोजगारी भत्ता का हकदार हो जाएगा, इसको फिर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो वो बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा वो नीचे सब हम पढ़ेंगे, बस अभी इतना याद रखिए कि क्या है, अगर उसको अप्लाई करेगा रसीद मिलेगी, रसीद मिलने के 15 दिन के भीतर उसको काम उपलब्ध कराया जाएगा। आगे देख लेते हैं, कार्यक्रम अधिकारी और क्रियान्वयन एजेंसी। अब देखिए कार्यक्रम अधिकारी तो आपको मैंने बताया
जनपद पंचायत का सीईओ होगा, या जिसको कार्यक्रम अधिकारी बनाया जाए वो कार्यक्रम अधिकारी होगा। लेकिन यहाँ पे क्रियान्वयन एजेंसी लिखा है। क्रियान्वयन एजेंसी कौन होती है भाई? क्रियान्वयन एजेंसी आपकी या तो राज्य सरकार के विभाग होंगे, जो भी विभाग अपना काम यहाँ पर करवाना चाह रहा होगा वो विभाग क्रियान्वयन एजेंसी होगा। अगर विभाग अपना दायित्व जो है पंचायतों को देगा तो पंचायत क्रियान्वयन एजेंसी हो जाएगी। अगर विभाग अपना दायित्व किसी स्व सहायता समूह को दे रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे रहा है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रियान्वयन एजेंसी हो जाएगी। यानी इस काम को जिसको निर्देशित किया जाएगा वो यहां पर क्रियान्वयन एजेंसी होगा। स्वयं विभाग भी क्रियान्वयन एजेंसी हो सकता है। अगर विभाग पंचायतों को वो काम का दायित्व सौंपेगा तो पंचायतें क्रियान्वयन एजेंसी हो जाएगी, जिस पंचायत को सौंपेगा। अगर विभाग किसी स्व सहायता समूह को इस काम को सौंप रहा है तो वो स्व सहायता समूह यहां पे क्रियान्वयन एजेंसी होंगे। यानी वो काम जिसको सौंपा जाएगा, जो देख रेख के लिए काम सौंपा जाएगा ना भाई, कि ये फलानी व्यक्ति देख रेख करेंगे उस काम का पूरा, तो जिसको सौंपा जाएगा वो काम वो क्रियान्वयन एजेंसी होंगी। तो विभाग खुद भी क्रियान्वयन एजेंसी हो सकता है, पंचायतें क्रियान्वयन एजेंसी हो सकती है, स्व सहायता समूह भी क्रियान्वयन एजेंसी हो सकते हैं जो ये काम को करवाएंगे। क्लियर? तो यहां पर कार्यक्रम अधिकारी और क्रियान्वयन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कामगारों को जिन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार की जरूरत है, उन्हें उनके आवेदन की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर कार्य उपलब्ध करा दिए जाए। कौन ध्यान रखेगा कि इनको 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध हो जाना चाहिए? तो 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध हो जाना चाहिए, इसका जिम्मेदारी यहां पर किसकी है भाई? कार्यक्रम अधिकारी ध्यान रखेगा कि ये उसको उपलब्ध हो जाए, या क्रियान्वयन एजेंसी जो इस काम को करवा रही है उसको यहां पर ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि उसको 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध हो जाए उसके अप्लाई करने के। आगे देखिए, इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं उनको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। आगे देखिए, जो आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं सब अब यहां पर आपका एक एक आंसर सबको मिलता जाएगा, सब चीज यहां पर लिखी हुई है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पेपर में, याद रखिएगा। क्या चीज है? आगे देखिए, मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय है भाई? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित आदिवासी परिवार के लिए अतिरिक्त 50 दिनों के मजदूरी रोजगार निर्धारित 100 दिन के अलावा का प्रावधान किया है। यानी कौन? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो हम बोलते हैं ना वन अधिकार पट्टा धारकों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, वही चीज यहां पर लिखा है कि उन वन अधिकार पट्टा धारकों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार यहां पर दिया जाएगा। जो आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं वहां पर वनों के लिए उनको पट्टा अधिकार दिए जाते हैं, तो उनको अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार मिलेगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है, महात्मा गांधी नरेगा के तहत किए गए उपबंधों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उन ग्रामीण क्षेत्रों को जो सूखा या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए गए हैं में जॉब कार्ड धारकों को एक वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित 100 दिन के अलावा अतिरिक्त 50 दिनों का अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यानी कि केंद्र सरकार जो रहती है वो समय समय पर यह निर्णय लेती है कि जो भी क्षेत्र सूखा घोषित होता है या सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है वहां पे मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी जो भी क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे उन क्षेत्रों के लोगों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार भारत सरकार उपलब्ध कराती है। तो भारत सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कितना रोजगार देती है भाई? 150 दिन का। भारत सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कितना रोजगार देती है? 150 दिन का। लेकिन कब देती है? जब वो सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित हो जाए, अधिसूचित हो जाए। भाई अगर वहां पे बारिश अच्छे से हो रही तो सूखा प्रभावित क्षेत्र तो रहेगा नहीं, लेकिन कभी बारिश अच्छे से नहीं होती तो सूखा प्रभावित हो जाता है। तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में तब 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार भारत सरकार उपलब्ध कराती है और 150 दिन का रोजगार देती है। और छत्तीसगढ़ सरकार, अगर छत्तीसगढ़ का कोई क्षेत्र सूखा प्रभावित हो जाता है तो 150 के अलावा प्लस 50 दिन का और एक्स्ट्रा रोजगार देती है छत्तीसगढ़ सरकार। तो टोटल सूखा प्रभावित क्षेत्रों को 200 दिन का रोजगार छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उपलब्ध होता है, यानी 50 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है छत्तीसगढ़ में। और तो आपको 2017 में आपको पता है एडीओ का पेपर हुआ था और उस समय हमारे आपको पता बारिश कम हुई थी, सूखा प्रभावित क्षेत्र हो गया था हमारे छत्तीसगढ़ का कई विकासखंड। तो उन विकासखंड में जो मनरेगा योजना का पंजीयन कराए थे उनको 200 दिन का रोजगार मिल रहा था, इसलिए आपको पेपर में वो क्वेश्चन पूछ लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर बार मिलता है, ऐसा नहीं है। ये कब मिलता है भाई? ये तब मिलता है जब आपका, अभी नीचे पढ़ेंगे, जब कृषि जो मंत्रालय है आपका कृषि सहकारिता और विकास कल्याण मंत्रालय, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से सिफारिश करता है कि ये क्षेत्र सूखा हो गया है भाई, इन क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
जब वो बोलेगा, सिफारिश करेगा, तब इन लोग देंगे। इसलिए ये परमानेंट नहीं होता। जो बाकी आपको कई यूट्यूब में आप पढ़े होंगे, परमानेंट बता देते 200 दिन का रोजगार सूखा प्रभावित क्षेत्र में मिलता है, ऐसा नहीं होता भाई। यहां पे ये विभाग हर वर्ष देखता है कि कहां पे पानी गिर रहा है, कहां पे नहीं गिर रहा है। तो जो सूखा क्षेत्र आएगा, उन सूखा क्षेत्रों में इन लोग सिफारिश करेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय से कि ये फलाना क्षेत्र सूखा है। तो भाई छत्तीसगढ़ 200 दिन का देता है, 150 प्लस 50, लेकिन भारत सरकार तो 150 दिन का ही दे रही है। तो सूखा प्रभावित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 200 दिन का रोजगार है, लेकिन ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए तो 100 प्लस 50 यानी 150 दिन का रोजगार। समझ रहे हैं इस चीज को? तो क्या चीज लिखा है पढ़िए कि यहां पर महात्मा गांधी नरेगा के तहत किए गए उपबंधों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उन ग्रामीण क्षेत्र जो सूखा या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए हैं में जॉब कार्ड धारकों को एक वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित 100 दिन के अलावा अतिरिक्त 50 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आगे देखिए, सूखा या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त अकुशल श्रम कार्य उपलब्ध कराने की अधिसूचना को कृषि सहकारी और किसान मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कुल 150 दिन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 200 दिन, यहां पर मैंने लिखकर दिया है। ठीक है। हाँ सर, 2013-14 वाला 50 दिन ऐड नहीं होगा, वही तो 50 दिन यहां पर ऐड हो रहा है। 150 दिन भारत सरकार दे रही है प्लस 50 दिन यहां पर आपका वो दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार, तो टोटल 200 दिन तो हो गया ना। छत्तीसगढ़ में 150 दिन का रोजगार मिलता है। जब मनरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार मिलता है तो छत्तीसगढ़ सरकार प्लस 50 करके 150 दिन देती है। अब जब भारत सरकार यहां पर 150 दिन का पहले ही दे रही है सूखा में, तो छत्तीसगढ़ सरकार उसमें जो अपना 50 दिन एक्स्ट्रा देती है उसको और ऐड करके यहां पे 200 दिन कर दी। बस यही तो है, और क्या है। समझ आ गया सभी को? सभी को यहां पर ये चीजें समझ आ गई है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में, सूखा प्रभावित क्षेत्र में वो 90 दिन अलग है, वो 90 दिन अलग है, वो तो प्रधानमंत्री आवास के लिए 90 दिन है। हाँ 50 दिन का ममता जी सीजी करेगा, जो एक्स्ट्रा जो 50 दिन है 150 के अलावा जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 50 दिन है उसका भुगतान सीजी गवर्नमेंट करेगी, इसका भारत सरकार करेगी। समझ आ गया सभी को यहां तक? सीजी बोलेगा तभी 200 लेना है, अगर भारत सरकार का पूछेगा तो 150 दिन है भाई, याद रखिएगा। सीजी बोलेगा तो आपको लेना है कितना दिन? 200 दिन। भारत सरकार बोले तब 150 दिन। क्लियर? तो यहां पर मैं आज की क्लास को यहीं पर एंड कर रहा हूं, क्योंकि नई क्लास है, बाउंसर की तरह आपके दिमाग के ऊपर से ना जाए, क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो एक बार आप रिवाइज करेंगे, कल फिर मैं आपको बेरोजगारी भत्ते का अधिकार आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि बेरोजगारी भत्ता किसको मिलता है, कितने परिधि में काम मिल जाना चाहिए, नरेगा सॉफ्ट क्या होता है, जियो मनरेगा या जियो नरेगा क्या होता है, ये सब चीज मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। कल हमारा मनरेगा योजना कंप्लीट हो जाएगा। मनरेगा में आज भी मैं बता सकता हूं, लेकिन आप अभी पहली क्लास है तो आपके ऊपर से बाउंसर ना जाए, बस मेरे को ये चीज है। ठीक है, अभी सब आएगा। संतोष जी मन में थोड़ा सा शांति रखिए, सब आपको आगे मिलेगा, बस आप थोड़ा सा मन में शांति रखेंगे। ठीक, तो अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है जहां पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहां पर पहुंच जाएंगे। अगर उसके बाद ये आंसर आपको ना मिले तो आप जरूर बोलिएगा। सबको प्रॉपर समझ आ गया? सबको मनरेगा योजना का एक एक चीज अच्छे से समझ आ रहा है कि मनरेगा योजना वर्क कैसे करती है? सबको यहां पर समझ आ रहा है? यहां पर कौन सी योजना में कब कैसे जॉब कार्ड बनता है, कौन कौन अधिकारी होते हैं, ये सब चीजें ना आपके पेपर में आपको एक कॉन्सेप्ट बनाने में मदद करेगा ना, तो कॉन्सेप्ट इसको अच्छे से बनाइएगा। चलिए, तो यहीं पर आज की क्लास को एंड करते हैं। मिलूंगा मैं आपसे कल 9 बजे सेम टाइम में, और कल हमारी मनरेगा योजना का पार्ट खत्म कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।